हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं सनी साहू आज एनसीईआरटी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट। जैसा कि हम लोग लास्ट सेशन में देख चुके हैं पार्ट 1, और उसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो है फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुए और कैसे वहां पे नेशनलिज्म हुआ और नेपोलियन वगैरह आए। तो इन सब चीजों को हम लोग लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के पार्ट में हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस पार्ट में हम लोग देखते हैं मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट। यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था मिड 18th सेंचुरी तक, और यहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ सोसाइटी थी और राजा महाराजाओं का सिस्टम हुआ करता था। तो इस टाइम पे कोई भी वहाँ पे सोसाइटी नहीं थी, और वहाँ पे उस टाइम पे डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी कुछ इस प्रकार से थी। यूरोपियन सोसाइटी देखेंगे तो दो टाइप्स के थे। पहला है एरिस्टोक्रेसी और दूसरा है पीसेंट्री। तो एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी में जैसे कि देखेंगे आप लोग हाई लैंडलॉर्ड्स आते हैं, मतलब जिनके पास राजा महाराजा या जो उनके रिलेटिव में रहते हैं राजा महाराजाओं के साथ, उनके पास क्या है, हाई लैंडलॉर्ड, मतलब जमीन जायदाद काफी ज्यादा है। और इसके बाद देखते हैं इनकी पॉपुलेशन लेस पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन मतलब बहुत ही कम होती है, और इनके पास जाहिर सी बात, जब पॉपुलेशन कम है इनके पास मनी या पूंजी ज्यादा होती है। तो और थर्ड पॉइंट देखते हैं ऑल राइट्स। इनके पास काफी ज्यादा राइट्स होते हैं, लगभग कहें तो सभी राइट्स होते हैं। ये लोग कुछ भी अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, कोई भी चीजें कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पीसेंट्री को। तो पीसेंट्री का मतलब है यहाँ पे लो क्लास लैंडलॉर्ड्स, जिसमें जो है लो क्लास लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इनके पास जमीन वगैरह कम होती है और मनी वगैरह भी कम होते हैं। लेकिन इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। हम लोग आम भी देखें अपने आसपास में भी, तो यही कुछ कंडीशन है कि जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उनके पास मनी वगैरह कम है और लैंडलॉर्ड मतलब लैंड वगैरह भी कम है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। फिर इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट, इनके पास नो राइट्स, यानी कि कोई भी लगभग अधिकार कहें तो बहुत ही कम लिमिटेड राइट्स होते हैं। तो ये जो है पीसेंट्री कहलाते हैं। तो इसके बाद जब ये दो टाइप्स के वहां पे डाइवर्सिटी थी, इसके बाद कुछ समय बीतता गया, कुछ समय स्पेंड हुआ, तो फिर न्यू मिडिल क्लास लोग निकल के आए। न्यू मिडिल क्लास जैसे जैसे समय हुआ तो कुछ एजुकेशन का वहां पे लेवल बढ़ा और लोग समझदार हुए, तो फिर वहां पे न्यू मिडिल क्लास के लोग आए सामने। तो फिर जब न्यू मिडिल क्लास के लोग आए तो इसमें किस टाइप के होते हैं, एजुकेशन पॉपुलेशन, मतलब इसमें जो है पॉपुलेशन जो है लगभग वो एजुकेटेड है। इसके बाद देखेंगे तो फिर जब एजुकेटेड है तो जाहिर सी बात है नौकरी वगैरह इनको कुछ ना कुछ मिलेगी, ये सब करने लगे। और इंडस्ट्रियलिस्ट हुए और डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, एडवोकेट हैं, तो ये सभी लोग इसमें आते हैं न्यू मिडिल क्लास में। इसके बाद देखेंगे तो इन लोगों ने जब ये मतलब एजुकेशन था, पढ़े लिखे थे और अपने राइट्स के लिए ये लोग सामने आए, तो इन्होंने क्या किया कि अब अपने इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, मतलब ये लोग चाहते थे कि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल फ्रीडम हो, वो कुछ भी अपने इच्छा अनुसार कर सके, उनके पास राइट्स हो। और इसके बाद देखेंगे सेकेंड पॉइंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। वही मतलब है कि सभी के पास हर राइट हो, कोई भी चीज वो करने के लिए प्रतिबंधित ना हो, रिस्ट्रिक्टेड ना हो। इसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट, जो इन लोगों की डिमांड थी गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब उनके इच्छा अनुसार चुनी हुई होनी चाहिए। तो ये जो है इसमें आता है। तो इसके बाद देखते हैं फिर ज़ोलोवेरिन, ये कि एक कस्टम यूनियन है जो कि 1834 में बना, और इसी न्यू मिडिल क्लास लोगों ने एक ज़ोलोवेरिन का मतलब कि यूनियन बनाया, जो कि कस्टम यूनियन है। 1834 में इन्होंने बनाया। इसका मतलब ये था कि एक यूनियन के थ्रू ये लोग काम कर सकें। और इसमें देखेंगे आप तो कुछ इन्होंने कुछ काम किए, जैसे कि एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, मतलब कि टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश किया, यानी कि ट्रेड को थोड़ा इजी बनाने के लिए कुछ एबॉलिश किए गए टैरिफ बैरियर्स वगैरह। और सेकंड देखेंगे आप लोग तो एबॉलिश किए गए 18 to 30 करेंसीज, मतलब कि उस टाइम पे उस रीजन में काफी करेंसीज चलती थी, 30 करेंसीज चलती थी। तो उन्होंने क्या किया कि 28 करेंसीज को बंद करा दिया, यानी कि एबॉलिश करा दिया, जिससे कि मतलब कहीं आने जाने में ज्यादा चेंजेस करेंसी को कन्वर्ट ना करना पड़े। इस वजह से जो असुविधाएं होती थी उससे ये लोग बच सकें, तो इन्होंने एबॉलिश कराया।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव को। तो कंजर्वेटिव तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि मतलब जो पुराने थिंकिंग के थे, ओल्ड थिंकिंग के, वो लोग क्या चाहते थे कि मतलब उनकी जो पीढ़ी हो, उनके जो बच्चे वगैरह हो, वही राजा बने। तो और चेंजेस को अचानक सडनली नहीं चाहते थे, तो ये कंजर्वेटिव कहलाते हैं। और फिर बात करते हैं लिबरलिज्म की। मतलब ये जो न्यू जनरेशन के लोग थे, न्यू मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड थे, तो ये लोग क्या है कि नेशनलिज्म के लिए और अपने इक्वल राइट के लिए ये लोग जो जो सामने आए, रिवॉल्यूशन वगैरह किए, ये लिबरलिज्म कहलाएं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। तो अब देखेंगे, हम लोग लास्ट पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो नेपोलियन को प्रब 4 कंट्री ने, पर्सिया, रसिया और ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने, इन्होंने डिफीट करके जो एक न्यू ट्रीटी साइन कराया था, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में। उसके बाद जो क्या हुआ कि बॉर्बन सिस्टम दोबारा से रिस्टोर हो गया था। तो वही है, उसके बाद आ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। तो अब क्या हुआ, जब बॉर्बन सिस्टम फिर से अप्लाई हो गया, रिस्टोर हो गया, तो क्या हुआ कि जो कुछ कंजर्वेटिव लोग थे, मतलब वही ओल्ड थिंकिंग वाले राजा महाराजा लोग, अब वो क्या हुए कि कुछ उसी में से कुछ लोग अब नेपोलियन के जो रूल बनाए गए थे उससे वो कुछ लोग मतलब सहमत थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि कुछ बेनिफिट हुए थे। तो इस वजह से न्यू कंजर्वेटिव वहां पे निकल आए। अब उनकी थिंकिंग थोड़ा सा मिडिल, मतलब इन लोगों के साथ मैच करने लगी कि हाँ जो है कुछ उनके चेंजेस, जो परिवर्तन हुए थे, वो वाकई में कंट्री के लिए और नेशनलिज्म के लिए जरूरी थे। तो इस वजह से यहाँ से कुछ न्यू कंजर्वेटिव के लोग भी अब सामने आने लगे। और ये जो है वही, मतलब अब नए थिंकिंग में ये भी लोग चाहते हैं कि जरूरी है अगर अपने कंट्री का कोई डेवलपमेंट हो सके, नेशनलिज्म हो सके और बेनिफिट हो सके, तो उस वजह से अब यहाँ पे कुछ जो नए रिवॉल्यूशन हुए तो इनके द्वारा भी होने लगे थे। इसके बाद हम लोग, आई होप आप सभी लोगों को इस पार्ट में लगभग सभी चीज डिस्कस हो गए होंगे। मिड 18th सेंचुरी में कोई वहाँ पे नेशन स्टेट नहीं था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं और पीसेंट्री कौन होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि न्यू मिडिल क्लास जो है कैसे आया, क्या किया इन्होंने और क्या इनके जो है डिमांडेड थी। फिर हम लोगों ने देखा कि ज़ोलवेरियन क्या है, एक कस्टम यूनियन जो कि होता है, उसके थ्रू, मतलब यूनियन के थ्रू इन्होंने एबॉलिश कराया टैरिफ बैरियर्स। और फिर इसके बाद 28 करेंसीज को इन्होंने एबॉलिश कराया। फिर हम लोगों ने देखा कि कंजर्वेटिव कौन है और लिबरलिज्म कौन है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। तो इसके बाद ही फिर हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना 1815। तो ट्रीटी ऑफ वियना जो कि हम लोग लास्ट पार्ट में देखे थे कि ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हुआ था तो फिर इसके बाद बोनबोर सिस्टम रिस्टोर हुआ था। इसके बाद जब ये साइन हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो है हेड बनाया गया ड्यूक मेटरनिच को, जो कि ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे। और इनको जो है ड्यूक मेटरनिच को, ऑस्ट्रेलियन चांसलर को हेड बना करके अब वहां पे दोबारा से बोनबोर सिस्टम को वापस लाया गया, यानी कि रिस्टोर किया गया। तो यही एक सीरीज। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मतलब अब फ्रांस दोबारा से अपने सीमाओं को, अपने लिमिट्स को आगे बढ़ा ना सके, एक्सपेंड ना कर सके, इस वजह से वहां पे एक सीरीज बनाई गई, अ सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। तो एक जो सीरीज बनाई गई स्टेट की कि मतलब अब दोबारा से फ्रांस अपने एक्सपेंशन ना कर सके, तो सीरीज कुछ इस प्रकार से उन्होंने बनाया, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जो कि इंक्लूड था उसमें बेल्जियम भी। तो इसको जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में सेटअप किया गया कि जिससे जो है अब नॉर्थ की डायरेक्शन में भी फ्रांस ना एक्सपेंशन कर सके। फिर इसके बाद जिनेवा को देखेंगे, जिनेवा वाज एडेड टू पिडमॉन्ट, जिनेवा को पिडमॉन्ट में ऐड किया गया और इसको जो है साउथ की डायरेक्शन में सेटअप किया गया। फिर इसके बाद थर्ड देखेंगे, थर्ड डायरेक्शन में पर्सिया न्यू टेरिटरीज, जो पर्सिया जो है न्यू टेरिटरीज जो है बनी और इसको जो है वेस्ट की डायरेक्शन का कमांड दिया गया। फिर इसके बाद देखते हैं लिबरल्स फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो लिबरल्स की बात करते हैं, जो लिबरल्स होते हैं यही लोग, यही जो है रिवॉल्यूशन करते हैं, यही लोग ही जो है नेशनलिज्म के लिए ज्यादा प्रयासरत रहे और पुराने कंजर्वेटिव के खिलाफ ये जो है लड़ाई लड़ रहे थे। फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और रिवॉल्यूशन किया इन्होंने। फिर इसके बाद देखते हैं रिवॉल्यूशन का। तो जो लिबरल लोग थे इन्होंने रिवॉल्यूशन किया, किस तरीके से किया, इन्होंने अंडरग्राउंड तरीके से रिवॉल्यूशन को किया, क्योंकि अगर ये अंडरग्राउंड तरीके से नहीं करेंगे तो इनको से वहां से मार दिया जाएगा या तो भगा दिया जाएगा।
तो इन्होंने अंडरग्राउंड तरीके से रिवॉल्यूशन को किया और वहां के लोग जो भी थे वो भी जो अंडरग्राउंड तरीके से इसको कर रहे थे। तो इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है किसका, जिउसेppe मैज़िनी का। इसको हम लोग इटली के यूनिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। जिउसेppe मैज़िनी के बारे में काफी पॉपुलर व्यक्ति थे, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने जो है काफी मतलब जो अंडरग्राउंड तरीके से लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे और खुद भी अंडरग्राउंड तरीके से इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे और रिवॉल्यूशन को काफी इन्होंने सक्सेस भी बनाया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पार्ट 2 हम लोग का पूरा लगभग अब कवर हो चुका है। तो हम लोगों ने पार्ट 2 में क्या देखा कि जब यहाँ पे 2 टाइप्स के थे, एक एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्री। इसके बाद थर्ड आए जो है न्यू मिडिल क्लास आए जो कि एजुकेटेड थे। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ से अब रिवॉल्यूशन ने जोर पकड़ा। इसके बाद फिर जो है धीरे धीरे वहाँ पे रिवॉल्यूशन होते गए और वहाँ पे सक्सेस मिली। फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह आए 1815 के बाद। फिर इसमें हम लोगों ने देखा कि ड्यूक मैट्रिक्स है जो कि ऑस्ट्रेलियन चांसलर, इनको हेड बनाया गया। इसके बाद इन्होंने वहां पे काम करना स्टार्ट किया और एक सीरीज सेटअप की गई जिससे फ्रांस दोबारा से वहां पे अपना एक्सपेंशन ना कर सके। तो उसके बाद हर डायरेक्शन में, लगभग सभी डायरेक्शन में एक न एक कुछ स्टेट्स ऐसे सेटअप किए गए जिसकी वजह से अब फ्रांस दोबारा मतलब अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकता था। तो उसमें देखेंगे, इसमें फर्स्ट वाले में बेल्जियम भी इंक्लूड था। इसके बाद हम लोगों ने देखा जिनेवा को ऐड किया गया पिडमॉन्ट के डायरेक्शन में और साउथ के कमांड दिया गया। फिर देखा पर्सिया के बारे में, इनको जो है न्यू टेरिटरी दिया गया और ये वेस्ट डायरेक्शन में अपना कमांड इन्होंने संभाला। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि लिबरल्स कौन होते हैं और इन्होंने क्या क्या किया और इन्होंने जो रिवॉल्यूशन किए तो किस तरीके से किया, प्लस अंडरग्राउंड तरीके से तो किया ही और सपोर्ट भी इनको किसका मिला, जिउसेppe मैज़िनी का, जो कि हम लोग आगे देखेंगे भी इनके बारे में। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 3, और उसमें भी हम लोग देखेंगे कैसे वहां पे यूनिफिकेशन होता है जर्मनी और इटली का। तो आप लोग जो है इस अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स में और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जिससे वो भी लोग को इसको जानकारी मिल सके, वो भी लोग इसको एजुकेशन ले सके। बाकी हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं।